गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे विच विल बी यूजफुल टू यू पीपल इन द फ्यूचर। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है that it is a state of physical, emotional, behavioral and social fitness for a healthy, normal and satisfactory sexual life. Again I am repeating, reproductive health is a state of physical, emotional, behavioral and social fitness for maintaining a responsible, safe, normal and healthy reproductive और सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किसी भी नॉर्मल पर्सन के कंप्लीट वेलबींग का एक पार्ट बताया है, क्योंकि अगर कोई पर्सन रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है या रिप्रोडक्टिवली सेटिस्फाइड नहीं है तो ही और शी मे नॉट बी एबल टू लीड अ हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव डिससेटिस्फैक्शन बिकम्स अ very large factor or very large part of a person's life, and if a person he or she is not satisfied with their reproductive life then it may lead to different consequences in their personal life। ठीक है, इसीलिए WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है एक नॉर्मल पर्सन के कंप्लीट वेल बीइंग का पार्ट माना है। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारे लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स जो है उन पे हमको एनलाइटमेंट मिलेगा, सच दैट कि हमको मेल्स और फीमेल्स के हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के तरीकों के बारे में हमको अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज के जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो यंग एडल्ट्स हैं, टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, ठीक है, उनको जो है रिप्रोडक्टिव जो क्या कहना चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव उनको इंक्वायरी होती है या उनको जो एक्साइटमेंट होती है या चीज़ों को जानने की या चीज़ों को समझने की जो क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियोसिटी इस चैप्टर को पढ़ने से सेटिस्फाई होगी। इस चैप्टर को पढ़ने से हमको कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे कि इफ़ एनी पर्सन ही और शी इन्वॉल्व्स इन एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव और एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ड्रास्टिक हो सकते हैं, तो उनके बारे में हमको पता चलेगा। ठीक है, डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस हमको मिलेगी। ठीक है, जो डिफरेंट टैबूज हैं या डिफरेंट आपको कंफ्यूजन्स हो सकते हैं उनके बारे में क्लैरिफिकेशन जो है काफ़ी कुछ हमको इस चैप्टर को पढ़ने से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर की भी तैयारी है प्लस प्रेजेंट के लिए अवेयर करने का भी आपको काम करेगा, so that a person he or she may not involve in any such thing which may lead to a drastic effect in their life। ठीक है, तो प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में स्पेसिफिकली इंडिया में आता है वो है टैबू। टैबू मतलब हिंदी में अगर उसको प्रॉपर हिंदी में बोले हम लोग तो हवा जिसको बोलते हैं हम लोग, हवा एक बना दिया जाता है चीज़ों को कि भाई ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं या जो ये चीज़ों को हवा बनाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें सही हो। कई सारी चीज़ें सही भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली इनमें जो खबरें उड़ाई जाती हैं, जो बातें उड़ाई जाती हैं, वो टैबू होती हैं, गलत होती हैं। ठीक है, तो उनको सिर्फ हवा बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है टैबू का। ठीक है, कोई भी चीज़ को हवा बना दिया जाता है।
ठीक है, और मोस्टली ये चीज़ें जो हैं वो गलत होती हैं। ठीक है, अब ये जो टैबूज हैं ये हमारी सोसाइटी ही सेटअप करती है। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी ही सेटअप करती है, सो दैट कि मतलब ये पुराने ज़माने के लोगों का किया हुआ काम है बेसिकली, सो दैट मतलब पुराने ज़माने के लोग जो है गलत अफवाहें, गलत खबरें ज़्यादातर मतलब बातें बनाई जाती थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं, जो यंग अडल्ट हैं, जो शादी के लायक बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं, पहले के ज़माने में तो 12-13 साल में, 7 साल 8 साल में शादी हो जाती थी लड़कियों की। तो हवा जो है चीज़ों को लेकर के इस तरीके से बनाया जाता था कि भाई गलत बातें उड़ा दो, जिससे जो बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, तो वो लोग डर जाएं, डर करके वो काम ना करें, और इससे जो है उनके ऊपर हम लोग मतलब कंट्रोल रख सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर बातें जो है, अफवाहें जो है वो उड़ाई जाती थी। ठीक है, जिसको कि हम लोग आज की डेट में टैबू बोल रहे हैं। तो टैबू जो है, जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, उसमें अभी भी बहुत सारी बातें जो है, हवा जो है वो मतलब फैली हुई है, ये टैबूज जो है ये फैले हुए हैं, तो उनका क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ है, दूसरी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में स्पेसिफिकली अर्ली मैरिज। ठीक है, अर्ली मैरिज जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी भी हमारे कंट्री में है। जैसे आप लोग जो रूरल एरियाज हैं, गांव देहात का एरिया है, वहाँ चले जाओ, या बहुत ही जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादातर रहते हैं, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, और उनके कम्युनिटीज़ में अभी भी मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, आई विल बी कम्प्लीटली न्यूट्रल, लेकिन अभी भी कई सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, यू वेरी वेल नो अबाउट दैट, आई वोंट टेक एनी नेम्स, बट अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे स्टिल चाइल्ड मैरिजेस और अर्ली मैरिजेस जो हैं वो प्रिवेलेंट हैं। ठीक है, तो अर्ली मैरिज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। क्यों, उसके बारे में हम लोग आगे और देखेंगे। ठीक है, अर्ली मैरिज के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है किड पेरेंट्स। ठीक है, अब ये नया टर्म है, किड पेरेंट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर अर्ली मैरिज होगी, ठीक है, अर्ली मैरिज हो गया, 12-13 साल के उम्र में बच्चों की शादी कर दी, तो दिस इज द टाइम व्हेन सेक्सुअल क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी रिलेटेड टू योर बॉडी, ठीक है, स्टार्ट्स टेकिंग अ हीट। तो इस टाइम पे जो है, क्योंकि प्यूबर्टी का टाइम होता है, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल क्यूरियोसिटी जो है वो बच्चों के अंदर बहुत बढ़ जाती है। देन इफ दे आर गेटिंग मैरिड, मैरिज हो जाने के बाद में तो भाई दे फील दैट दिस इज देयर राइट, okay, to engage in sexual acts. So obviously if the children, young children who have just hit their puberty, and if they are engaging in sexual activities, then that might lead to pregnancy, because they are unaware of all those things, they don't have any knowledge regarding these topics. ठीक है, तो this might definitely lead to pregnancy. ठीक है, अब 12 साल की 13 साल की लड़की है भाई, she has gotten pregnant, she will give birth to the baby, she herself is a child, she herself is a small child, छोटी सी लड़की वो खुद है, how will she be able to take care of such a small baby? ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, जो खुद बच्चा है वो दूसरे बच्चे का कैसे ख्याल रखेगा। ठीक है, तो अगर कोई मतलब बहुत ही कम उम्र का बच्चा है जो बालिग नहीं हुआ है लीगली, ठीक है, जो कि अडल्ट नहीं माना जा सकता है, 18 साल से कम के एज का बच्चा है, ठीक है, तो इफ ही और शी बिकम्स अ पेरेंट, हाउ विल दे बी एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी, मीन्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो खुद बच्चा है वो दूसरे बच्चे का क्या ख्याल रखेगा। ठीक है, तो किड पेरेंट्स मतलब ऐसे बच्चे जो कि खुद ही छोटी उम्र में माँ बाप बन जाते हैं, विच इज अ रिजल्ट ऑफ अर्ली मैरिज ओनली। ठीक है, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आता है भाई, करियर। करियर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भाई, क्योंकि अब नाबालिग है कोई बच्चा, कोई छोटे उम्र का है, ठीक है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो अब उसके ऊपर अगर एक बच्चे की भी जिम्मेदारी आ जाए, ऑब्वियसली ही हैज़ टू प्रोवाइड, ही और शी हैज़ टू प्रोवाइड फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उसको मतलब कमाना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जनरली क्या हो जाता है कि या तो फादर को या तो मदर को, दोनों में से किसी एक को किसी न किसी तरीके का काम स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब काम स्टार्ट करे तो कौन करे, जनरली क्या होता है कि ऐसे में मदर्स जो हैं दे स्टे बैक टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, एंड द
फादर ही हैज़ टू गो आउटसाइड टू अर्न, ठीक है। तो अब जो खुद छोटा बच्चा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेहनत मजदूरी छोड़ करके और क्या कर सकता है, ठीक है। तो उसको अपना करियर बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। अपना करियर कैसे बनाएगा वो, क्योंकि वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है, उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो वो जा करके अच्छा काम क्या कर सकेगा, बस जा करके कहीं मेहनत मजदूरी ही कर सकेगा रोड पे, उसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है ऐसे में, जो अनएजुकेटेड हो। और एजुकेटेड लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर एजुकेटेड होने के बाद भी अगर एक्सीडेंटली दे कंसीव अ चाइल्ड हो जाता है, उनका बच्चा हो जाता है, तो ऐसे में उनका करियर एक सेटबैक ले लेता है, बिकॉज द गर्ल हैज टू सिट एट home and she has to take care of the baby. So if she even if she is pursuing higher studies, even if she is going for graduation or whatever she wants to do, she'll have to sit back at home and she'll have to take care of the child. And the father of the child, what will he do? He is also a youngster, okay, he doesn't have any qualification, he will have to do some or the other clerical job, some small or some meager job, okay. So they don't have many options, so career will always take a setback in such cases, okay. Then डिफॉर्मिटीज, वन मोर प्रॉब्लम इज डिफॉर्मिटीज। क्यों डिफॉर्मिटी को मैं यहाँ पे क्यों मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज भाई देखो, छोटी उम्र में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, छोटी उम्र में अगर कोई बच्चा कंसीव कर लेता है, तो कम एज होने के वजह से क्या होता है कि जो गर्ल होती है उसकी बॉडी जो है फिजिकली फिट नहीं होती, उसकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि एक बच्चे को संभाल सके, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, कई बार बच्चा जो है वो डीफॉर्म्ड पैदा होता है, देखिए, किसी ना किसी तरीके की डिजीज के साथ पैदा होता है, किसी ना किसी तरीके की फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होता है। तो ऐसा बच्चा जो है वो माँ बाप के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर भी एक बर्डन सा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे का अगर वो आगे चल के मतलब सरवाइव कर भी गया, तो आगे चल के उसकी खुद की लाइफ खराब होगी, ठीक है। तो डिफॉर्मिटी जो है वो बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट MMR एंड IMR, ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर MMR एंड IMR। MMR और IMR का क्या मीनिंग है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। मैटरनल and infant mortality rate, ठीक है। मदर एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में पहले जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, पहले हर जगह हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होते थे, आजकल तो हर गली में 2 हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, ठीक है। तो पहले जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे कंट्री में अच्छी नहीं थी, तो कई सारी जो यंग मदर्स होती थी, जो छोटे उम्र में माँ बनने वाली होती थी, ऐसे मदर्स जो हैं वो बच्चे को बर्थ देने के समय ही उनकी डेथ हो जाती थी, बिकॉज उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी। या ऐसे बच्चे जो हैं, जो छोटी उम्र की माँ है, उसके जो बच्चे होते थे वो भी इतना तकलीफ, इतनी प्रेशर कई बार झेल नहीं पाते थे, उनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, तो पैदा होते समय ही बच्चों की भी डेथ हो जाती थी। तो ऐसे कई सारे केसेस जो हैं पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हमारे कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, तो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी धीरे धीरे जाकर के रिड्यूस हुई है, लेकिन अभी भी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 0 तक जा नहीं पाई है, ठीक है। तो हमारा एम है कि मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 0 हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। उसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे कंट्री में भाई भयंकर हो चुका है। जो 1900s के टाइम पे हमारी जो कंट्री थी, उसका पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है कम से कम हमारी कंट्री का पॉपुलेशन 3 बिलियन से ऊपर है, 3 मिलियन से ऊपर है हमारी कंट्री का पॉपुलेशन, ठीक है। तो 3 मिलियन से ऊपर होने का मतलब क्या है कि भाई 17.4% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री में है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे पास लैंड कितना है, 2.4% ऑफ लैंड
प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भाई पूरे दुनिया में जितनी ज़मीन है उसका सिर्फ 2.4% हमारे पास है, और पूरे दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 17.4% हमारे पास है। तो भाई कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ जाता है, ये आप खुद सोचो। रहने के लिए जगह नहीं है और पॉपुलेशन तो भाई 17.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो हाउ विल वी अकोमोडेट सच अ लार्ज पॉपुलेशन? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है हमारी कंट्री के ऊपर कि हाउ आर वी गोइंग टू अकोमोडेट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है इस चीज पे, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो मैं या सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको कंसिडर करूंगी वो पॉपुलेशन ग्रोथ का ही होगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या हैं? ठीक है, किस किस तरीके से हम इस चीज को टैकल करने की उम्मीद करते हैं या किस चीज से हम लोग इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आर आवर स्ट्रेटजीज? ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रेटजी क्या क्या है? सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, देन वी आर हैविंग सेक्स एजुकेशन। ओके, देन वी आर हैविंग फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन। Okay, then we are having infrastructure, okay, then marriageable age, and finally research। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम लोग जो भी इससे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस अबाउट आवर बॉडी, आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनरल नॉलेज अबाउट हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जनरल नॉलेज अबाउट द मेथड्स टू हैव सेफ सेक्स, एंड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्स। ठीक है, सो ये सारा जो जनरल इंफॉर्मेशन है ये किसी भी यंग पर्सन को होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई इतनी नॉलेज तो रिक्वायर्ड होती है, इतनी नॉलेज ज़रूरी होती है सो दैट उस पर्सन के अंदर थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप हो कि भाई सही क्या है और गलत क्या है मेरे लिए। ठीक है, तो जनरल नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अबाउट सेफ सेक्स, अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स, अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट हाउ टू अवॉइड कंसेप्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में या हाइजीन के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल अवेयरनेस हमको प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जनरल अवेयरनेस हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे? सेक्स एजुकेशन के हेल्प से। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था वो सेक्स एजुकेशन में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि इन दो चैप्टर्स के अंदर पिछला जो चैप्टर था उसमें सेक्स से रिलेटेड, डिफरेंट ऑर्गन से रिलेटेड, प्रेगनेंसी कैसे होती है, प्रेगनेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट सेफ सेक्स, अबाउट हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी, अबाउट कॉन्ट्रासेप्शंस, अबाउट रिप्रोडक्टिव हाइजीन, वो सब के बारे में पढ़ना है। तो सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। तो सेक्स एजुकेशन स्कूल लेवल पे मतलब आफ्टर 10th क्लास जो है स्टार्ट होनी चाहिए या कॉलेज के करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर सेक्स एजुकेशन शुड बी इजीली अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, तो जो यंग अडल्ट्स होते हैं, जैसे आप लोग यंगस्टर्स हो, तो यंगस्टर्स जो है उनको टाइम टू टाइम या तो उनके
स्कूल या कॉलेज के करिकुलम के थ्रू या जो उनके घर के एल्डर्स होंगे, ठीक है, उनके थ्रू जो है सही टाइम पर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज दे माइट गो इनटू सम दे माइट engage into some sexual activities which might have negative results for them, ठीक है। देन फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। फैमिली वेलफेयर का सिंपल मीनिंग है भाई फैमिली प्लानिंग, ठीक है। हम दो हमारे दो, इसके बारे में सब लोगों ने पढ़ा भी है और पता भी है। तो हम दो हमारे दो जो स्लोगन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था फैमिली प्लानिंग को देखते हुए, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो फैमिली वेलफेयर का सिंपल मीनिंग होता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हर पर्सन को अपने लिए एक लिमिट सेट करना चाहिए कि भाई मुझे कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने बच्चों को मैं मतलब पाल सकूंगा या कितने बच्चों को मैं उनकी देखभाल कर सकूंगा। ये हर पर्सन का अपना पर्सनल गोल होना चाहिए। और ये जो फैमिली वेलफेयर का जो पूरा तरीका है, इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स और बहुत सारे तरीके जो हैं ये हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो फैमिली प्लानिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके थ्रू जो है हम लोग प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना मतलब कि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, कि अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है तो उनको सही समय पे मेडिकल हेल्प मिले, ठीक है। उसके बाद वी आर हैविंग मैरिजेबल एज। मैरिजेबल एज जो है वो पहले के समय में कम थी, अब मैरिजेबल एज को गर्ल्स के लिए बढ़ा करके 18 ईयर्स कर दिया है और बॉयज के लिए 21 ईयर्स कर दिया है। तो 18 ईयर्स के पहले लड़कियों की शादी नहीं हो सकती और 21 ईयर्स के पहले लड़कों की शादी नहीं हो सकती, ठीक है। एंड फाइनली रिसर्च, ठीक है। रिसर्च जो है एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स या डिफरेंट तरीके के फैमिली प्लानिंग के मेथड्स जो हैं, नए मेथड्स जो हैं, उनको हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बस यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी प्रॉब्लम स्टेबिलाइज पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल के जितने भी मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंटिल देन इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होगा उसको पढ़ना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।